5 प्रदेश 7 चरण, चुनाव का सबसे बड़ा चरण, तीसरा चरण, मेरा मत मेरी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी में पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण की जंग भी जोरदार दिखाई दे रही है, जहां मतदाता बड़े पैमाने पर सुबह से वोटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर भी इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने में कोई पीछे नहीं। सभी पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग और कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने प्रत्याशी को जितना चाहता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद होंगे हमारे संवाददाता और हमारे मेहमान, यानी कि सियासी दलों के प्रवक्ता। जी हां, इससे पहले कि हम इंडिया का सवाल यानी कि मेरा मत मेरी हुकूमत शुरू करें, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता विवेक तिवारी के पास। सैफई, हमारे साथ विवेक करहल से जुड़े हुए हैं। जी हां विवेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, मतदान जिस तरह से लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, अब भी 55 मिनट का वक्त बाकी है, क्या लगता है आपको किस आंकड़े को छू सकता है आज का मतदान? विवेक। देखिए मनीष जी, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक 48 से ज़्यादा फीसदी मतदान हो चुका था। मैनपुरी, जहां पर मैं खड़ा हूं और जिस विधानसभा का मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं, करहल, जहां से अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पूरे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 51% के आसपास पोलिंग 3 बजे तक हो गई थी। यानी कि 5 बजे तक आते आते और 6 बजे जो समय है, उस तब तक आते आते माना जा रहा है कि 61-62% कम से कम वोटिंग हो जाएगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 60% से ऊपर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में इस तीसरे चरण में, ऐसा अब तक की ट्रेंड से लग रहा है। अभी हमारे पास 1 घंटे का वक्त अभी और बचा है। जो आंकड़े आए थे ऑफिशियली वो 3 बजे तक के आंकड़े थे, जो 48.5% के आसपास थे। यानी कि बचे हुए 3 घंटे में कम से कम 10 से 15% तक पोलिंग हो सकती है और ये आंकड़ा 60% के ऊपर जाएगा। तो अच्छा मतदान तीसरे चरण में देखने को मिल रहा है। जी विवेक, आपने कहा 60 से 62% के बीच, आखिर आपको क्या लगा? सुबह से लगातार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर इलाके को आप काफी करीब से जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आज की 59 सीटों को लेकर, अगर सारे उत्तर प्रदेश में आज जहां जिन सीटों पर मतदान हुआ, आपको क्या लगता है मतदाता के दिमाग में, दिलो दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे ज्यादा हावी होंगे जिसको लेकर उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? विवेक। मनीष जी, 2-3 बातें हैं। जिस बेल्ट में हम खड़े हैं, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, ये वो इलाके हैं जहां पर, जिसको हम यादव बेल्ट कहते हैं, यहाँ मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक बहुत करीबी रिश्ता है यहाँ के मतदाताओं का। तो यहाँ पर वो भावना हमको देखने को मिली और जो लोग ज़्यादातर वोट डालने के लिए आए थे, उनका कहना था वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। बाकी दूसरे जो इलाके हैं, मसलन कानपुर है, कानपुर देहात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखाई पड़ी, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो किसी एक पार्टी को एक तरफा इस 59 सीटों में मतदान हुआ हो ऐसा नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर इस फेज में भी देखने को मिल रही है। जी विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिर हम एक बार ये कहते हैं कि मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, वो अपने घरों से बाहर निकले और जाइए अपनी किस्मत, यानी कि मेरा मत मेरी हुकूमत। जी हां, ये वही नेता हैं जो बाद में आपके अपने, जी हां, विधाता बन जाते हैं 5 साल के लिए। हमारे साथ प्रीति चौहान पंजाब से, पंजाब का हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति, चरणजीत सिंह चन्नी, तीसरा चरण, पंजाब के ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो मतदाता अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ रहा है और मतदान केंद्र की ओर जा रहा है? अब भी लगभग 50 से 55 मिनट का वक्त बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए
अभी बिल्कुल 40 से 45 मिनट का वक्त बाकी है। यहाँ के लोग अभी भी मतदान करने को जा सकते हैं और न्यूज इंडिया 24/7 की तमाम पंजाब वासियों से यही अपील है कि आज अभी आपके पास कुछ मिनटों का वक्त है, आप घरों से बाहर निकलिए और अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि देखिए आज इतना बड़ा दिन है। आज के दिन अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के लिए किसी भी नेता से आप सवाल नहीं कर सकते। आज आप मत कीजिए, उसके बाद 5 साल बाद आप उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि आज का मत ही ये फैसला करेगा कि अगले 5 साल तक जो इंसान जिसको आप चुनकर ला रहे हैं वो आपको क्या कुछ देगा। अब सवाल यहाँ मनीष अवस्थी जी पूरे पंजाब का है, तो मसला यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। एक तो जब मैं चमकौर साहिब में थी तब वहां के लोगों का कहना था कि हम उब चुके हैं 5 साल से इस सरकार को देख के और हम बदलाव लाना चाहते हैं। अब बदलाव का मतलब जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि बदलाव का मतलब है कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। 4.5 साल की जो सरकार रही कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर साहब की, और उसके बाद जिस तरीके से 111 दिन की सरकार चन्नी साहब लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव पंजाब को चाहिए, और बदलाव भी थोड़ा मतलब आगे पीछे 19, 20 और 21 का नहीं बल्कि पूरा सुपड़ा साफ करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो झाड़ू है हम उसी को वोट करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे ही बातों में सवाल पूछ लिया कि आप इसकी क्या गारंटी है कि अगर झाड़ू सरकार आपके पास आती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर यहाँ आती है पंजाब में, तो आपके जितने मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। तो उनका कहना था कि हमने इतने सालों तक कांग्रेस को झेला है, कुछ साल हम और ट्राई करना चाहेंगे, 5 साल और देकर देखते हैं, क्या पता अरविंद केजरीवाल हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए। प्रीति, मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा। प्रीति, जीत के अपने अपने दावे हैं, आपने पंजाब काफी करीब से कवर किया है, हमने देखा है, आपकी रिपोर्टिंग देखी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मतदाता के दिलो दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई देता है? अगर मुद्दों की फहरिस्त गिनाएं तो हर पार्टी के अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। कोई स्कूटी दे रहा है तो कोई मुफ्त में इतनी सारी बड़ी लंबी सूची दिखा रहा है जिसको देख के ये लगता है कि कर्ज में डूबा राज्य और न जाने कितने गर्त में चला जाए। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी नजर में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मतदाता को सबसे ज्यादा हावी और निहाल करने में कारगर साबित होगा? देखिए मनीष अवस्थी दी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हालांकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कई सारे मुद्दों का जिक्र करती है, लेकिन आप जब खुद ग्राउंड जीरो पर आकर पंजाब के लोगों से या किसी भी राज्य के लोगों से वहां के जरूरतों के बारे में पूछेंगे, मुद्दों के बारे में आप पूछते हैं, तो आपको असल जो चीज है उसकी जानकारी होती है। तो जब मैं पंजाब में यहाँ लोगों के पास पहुंची और उनसे बातों ही बातों में जानने की कोशिश की, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो निकलकर सामने आया वो है विकास का मुद्दा। जो सपने पंजाब के लोगों को दिखाए गए थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। लोगों का कहना है कि पंजाब दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है और ऐसे में अगर दिल्ली और पंजाब का कंपैरिजन किया जाए तो अगर तुलना करते हैं तो पंजाब बहुत पीछे है। यह विकास की बात होती है। उसके बाद अब दूसरी जो बड़ी चीज है, जो मुद्दा है, वो रोजगार का मुद्दा है। यहां के युवा अभी भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आपको पता होगा कि पंजाब और सीमावर्ती इलाके में किस तरीके से ड्रग्स माफिया या फिर सेंध माफिया या फिर कहें कि जो युवा है उनको यहां रोजगार नहीं मिलती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहा जाता है उसका डेवलपमेंट भी उस तरीके से नहीं हुआ है। वो कनाडा और बाकी के देशों में जाकर अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन अब सवाल यहां ये उठता है कि आखिर ये स्थिति आई ही क्यों? यहां ही क्यों नहीं उनको वो सुविधाएं दी गई जो युवा बाहर चले गए, जो हमारे देश को छोड़कर चले गए, जो काफी पढ़े लिखे, वो हमारे देश में बहुत कुछ कर सकते थे। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर यहां सामने आता है, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा यहां निकलकर आता है, किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि हमने देखा भी था, क्योंकि हम सब दिल्ली बेस्ड है, हमारा चैनल वहीं पे है, हमने देखा भी था कि तरीके से किसान आंदोलन इतने चरम पर पहुंच चुका था, उसके बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। केंद्र सरकार के फैसलों पर एक छोटा सवाल प्रीति, क्या बेअदबी, जी हाँ, धार्मिक स्थलों पर बेअदबी कोई मुद्दा है? जी बिल्कुल मुद्दा है। और
अब यहाँ के जो लोग हैं उसको लेकर काफी सतर्क है। लेकिन पंजाब सरकार, जैसे आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री से भी मेरी आज पोलिंग वाले दिन भी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि बेअदबी जैसी चीज जब हो जाती है तो उसके बाद ये श्योर करना, ये गारंटी देना बहुत जरूरी हो जाता है अपने राज्य के लोगों को कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो आगे से इस तरह की स्थिति जो हुई है यहाँ के लोगों के साथ, जो जलील हुए हैं यहाँ के लोग बेअदबी के कारण, वो अटैक जो था वो सिर्फ मंदिर पर नहीं बल्कि यहाँ के लोगों पर भी था। तो सरकार अश्योर करना चाहती है कि वो अपने तरफ से बहुत कुछ करेगी। विवेक तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जीत के अपने अपने दावे हैं, सबको लगता है हो गई मेरी बल्ले बल्ले, लेकिन वो 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ मेहमानों के पैनल में डॉक्टर पूर्वी वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, जी हाँ, प्रवक्ता बीजेपी, खुदा पंजाब से आते हैं। और हमारे साथ राजीव, जी हाँ राजीव, हमारे अपने राजीव पाठक, रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ हैं, जो बताएंगे पंजाब की कहानी। जी हाँ, राजीव पंजाब को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे समझेंगे। आइए चलते अपने मेहमानों की ओर। कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, प्रवक्ता बीजेपी। धालीवाल साहब, मेरा सवाल आपसे, जीत के अपने अपने दावे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, किसकी बल्ले बल्ले? देखिए, बल्ले बल्ले पंजाब की होगी, बल्ले बल्ले पंजाब के वोटों की होगी और बल्ले बल्ले डबल इंजन सरकार की होगी। क्योंकि जो हमारा मतदाता है उसने पहले जो कांग्रेस को जीता है, कांग्रेस की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ जो। धालीवाल साहब, आपकी आवाज में मुझे पीसीआर से ये सूचित किया जा रहा है कि आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। आपके पास थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूं। हमारे साथ राजीव पाठक। राजीव, आज की 117 सीटों को देखकर अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि प्रीति बताने की कोशिश कर रही थी कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे, मुझे ऐसा लगता है दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब में सबसे ज्यादा हावी रहे मतदाता के दिलो दिमाग पर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पंजाब का मतदाता और राजनीतिक दलों ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, एक दूसरे पर छींटाकशी, उससे आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक, बेअदबी का मामला, फ्री बीज, ऐसी न जाने कितनी चीजें, कितनी बातें हैं। आपको क्या लगता है राजीव कि कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी और हावी रहेंगे? मनीष जी, पहले तो मैं आपकी दाद दूंगा, आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन है। वाकई में पंजाब की जनता इस समय करीबन 1 दर्जन मुद्दों से जूझ रही है। उनका दिमाग इस समय परेशान होगा कि हम अगर वोट करें तो किस मुद्दे को सोच के करें। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि हर आम जनमानस की अगर हम बात करें तो सब इमोशनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो सबसे ज़रूरी है। हमने कैप्टन साहब से बात करी, हमने चन्नी साहब से बात करी, हमने डिप्टी सीएम ओपी सोनी जी से भी बात करी, सबसे जानना चाहा, सबका ये मानना था कि नहीं, देखिए उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, मगर हुई। ये हमने कवर किया, हमने जनता को दिखाया। इसी तरीके से फ्री बीज, जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल था वो ये था कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी और भी कई तरह की चीज़ों में सस्ते दाम में चीज़ें मुहैया कराना, इन मुद्दों को आम आदमी पार्टी इससे पहले कि पंजाब में बेचने जाती, वहाँ की जो उस समय के जो नेता हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम अकाली दल की बात करें, सबने सोचा कि चूंकि ये मॉडल दिल्ली में सक्सेसफुल हो गया है, क्यों ना हम भी ऐसे ही कुछ मॉडल अपना सामने रखें। तो वो पहले से ही उस मॉडल को या उस चुनावी मुद्दे को चुराने की कोशिश हुई। उसके बाद बेअदबी, देखिए बेअदबी का जो मैटर है वो पिछले 5-6 महीने का नहीं है, ये मैटर पिछले 4-5 सालों से चला आ रहा है। और इस बात को लेके जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तब अकाली दल ने उनको कई बार घेरा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। कैप्टन साहब का जवाब होता था कि देखिए जो हुआ वो गलत है, हमने मामला दर्ज किया है, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आज वो मुद्दा अभी तक खत्म इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अकाली दल या इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, वो तक कहते हैं कि कैप्टन साहब ने मामले दर्ज किए, इंक्वायरियां हुई, मगर सजा किसी को नहीं हुई। और जब तक सजा नहीं होगी, बेअदबी का जो मामला है ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी एक खिचड़ी सी बन गई है। और जैसे कि प्रीति ने भी बताया, नौकरी, पंजाब में अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग हैं
या थोड़े से भी पढ़ लिख गए हैं, वो सब के सब देश छोड़ के जाना चाहते हैं। वो यूएई जा रहे हैं, वो कनाडा जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ की दुकानें दिखेंगी, अगर आपका भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पूरे देश भ्रमण का, आप पंजाब में देखेंगे जैसे कि यूपी में परचून की दुकानें होती है, ऐसे वहाँ पे इमिग्रेशन की दुकानें हैं। वहाँ पे हर दूसरा आदमी इसका व्यापार कर रहा है। इसका मतलब वहाँ के लोगों में विदेश जाने का बहुत बड़ा क्रेज है। राजीव नहीं है। राजीव, मैं ये चाहूंगा अगर इसको सरल और सहज भाषा में कहें, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो हिंदी जानता है। आपने इमिग्रेशन का जिक्र किया, बिल्कुल सही है। क्या आप इससे रिलेट कर रहे हैं कबूतरबाजी से? देखिए, कबूतरबाजी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसमें एक वक्त को दिलेर मेहंदी फंसे, कभी नाम सिद्धू साहब का भी किसी मामले में जोड़ा गया, विक्रम मजीठिया के ऊपर भी ये सब आरोप लगे। कबूतरबाजी एक ऐसा तरीका हो जाता है कि मान लीजिए मैं पंजाब वासी हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, वहाँ के देश ने कुछ नियम बनाए हैं कि इतने आपको अंग्रेजी में आपके अंक आने चाहिए, उनका एक टेस्ट होता है, प्लस आपका बैकग्राउंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप वो पूरा करते हैं तो आपको उनके देश का वीज़ा मिल जाता है और आपको वहाँ नौकरी करने की परमिशन मिलती है साल भर के अंदर, और कुछ केसेस में 2 साल के अंदर वो आपको ग्रीन कार्ड यानी कि अपने देश की नागरिकता दे देते हैं। लेकिन हमारे देश के ऐसे कई पंजाब के ऐसे कई नौजवान हैं जो शायद पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं हैं या अंग्रेज़ी में उतने अच्छे नंबर नहीं सिक्योर कर पाते हैं, तो वो कबूतरबाजी के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि इल्लीगल तरीका, गैर कानूनी तरीका विदेश जाने का। और इसको लेके पिछले 10 सालों में कई मामले दर्ज हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे इसका बहुत बड़ा फ्रॉड भी है। कई युवाओं से पैसा ले लिया जाता है और उनको कहा जाता है हम तुम्हें विदेश भेजेंगे, वहां की नागरिकता देंगे, मगर ऐसा होता नहीं। ये भी एक चुनावी मुद्दा है। बहुत सही पॉइंट आपने पकड़ा। राजीव, चुनावी मुद्दा, कबूतरबाजी, नशा और हैरानी तब होती है और दुख होता है जब एक कष्टकार किसान अपनी जमा पूंजी को अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसे जमा कर कर उसे देता है और बाद में वो महसूस करता है कि वो तो ठगा गया, वो ठगा गया। आगे बढ़ते हैं, यूपी की ओर राजीव आएंगे आपके पास, क्योंकि आज 117 सीटें, इसलिए हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि आज पंजाब पर ही सबसे ज्यादा सवाल क्यों, तो ज्यादा सीटें ज्यादा सवाल। आइए बढ़ते हैं यूपी की ओर, सबसे बड़ा प्रदेश, 403 सीटें। डॉक्टर पूर्वी वर्मा, डॉक्टर वर्मा, अगर मैं गलत ना हूं तो आपने पिछले मेरे कार्यक्रम में यू टोल्ड मी दैट यू आर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। वेलकम टू द शो, आपका स्वागत है पूर्वी वर्मा जी। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे, मिले सुर में रात तुम्हारा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा दोनों की किस्मत अब बंद होने वाली है? जी जी मनीष जी, आज का जो तीसरे चरण का जो चुनाव है यूपी में, उसमें जो 16 जिलों में हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलें डॉक्टर वर्मा, आप बोलें। जी 16 जिलों में जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, उनकी भी किस्मत आज लिख दी जाएगी, और श्री शिवपाल जी की भी, और कई नेताओं की। और हम पूरी तरीके से इस बात की श्योरिटी हम लोग लेते हैं, श्योरेंस हमको जनता ने दे दी है कि अब ये हर जगह से समाजवादी को जिता के भेजेंगे। और मैं आपसे कल एक वाकया बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लखीमपुर खीरी से आती हूँ। कल हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रैली की थी, और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि लाखों की तादाद में लाखों लोग आए थे उनकी बात सुनने, उनको देखने और उनको आश्वासन देने कि अगला मुख्यमंत्री हम श्री अखिलेश यादव जी को ही बना के भेज रहे हैं। जी चलिए, अभी तीसरा चरण है, 4 चरण और बाकी हैं। डॉक्टर वर्मा, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट है और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, जीत के अपने अपने दावे हैं। ये तो मतदाता अपने दिमाग से अपने मताधिकार का जब प्रयोग कर कर, हालांकि आज कानपुर की एक घटना थी, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि वहां की मेयर साहिबा ने जी हाँ अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए सेल्फी तक भेज दी। यानी कि इस तरह के उल्लंघन या अति उत्साह में इस तरह की गलतियां भी कर बैठते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अनुज अत्रे जी। अनुज जी, बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज, जी हाँ 2017 बचाना है। ऐसे में 4.5 साल जो आपके मुख्यमंत्री रहे, आपका चेहरा रहे, किसान आंदोलन की अगुवाई के लिए उनका नाम आता रहा कि पंजाब से अगर किसान आंदोलन को हवा मिल रही है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके कैप्टन, कांग्रेस के अपने नेता यानी कि मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल रहे, चले गए।
111 दिन का कार्यकाल। चन्नी साहब कहते हैं मैंने बहुत कुछ कर दिया, तो 4.5 साल में क्या हुआ? कभी भी एक व्यक्ति विशेष के चेहरे के ऊपर ना तो सरकार चलाती है ना संगठन चलाती है। कैप्टन साहब निश्चित तौर पे 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जितने भी काम हुए हैं, जो भी पंजाब में विकास हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के तमाम मंत्रिमंडल ने और भी सब लोगों ने, विधायकों ने, हमारे जो और समितियों में रहे हैं, सब लोगों ने कलेक्टिव रूप से जो है पंजाब का विकास किया है। तो दूसरी बात यह है कि जो निश्चित तौर पे किसानों के साथ पूरी पंजाब कांग्रेस, पूरी पंजाब सरकार नहीं कर रही, बल्कि दिल्ली में भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले किसानों की आवाज उठाई थी। उन्हीं के आह्वान पर आकर के पंजाब से लेकर के दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश तक तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता किसानों के हक की लड़ाई में लगे रहे। तो कैप्टन साहब जब तक कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस की नीति और उसी के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से उनको काम करना था और उन्होंने किया। निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, सबने किया, क्योंकि किसान के लिए जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने किसानों का जो है कहीं ना कहीं अहित करने का प्रयास किया। ये हमारे दो की जो सरकार चला रहे हैं और जो चाहते हैं कि देश केवल जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ये वर्तमान की सरकार केवल 2 हाथों में है, ये चाहते हैं कि देश भी इनके 2 चहेते पूंजीपति साथियों के हाथ में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि चन्नी जी का 111 दिन का कार्यकाल और 4.5 साल का कार्यकाल किसी एक व्यक्ति का कार्यकाल नहीं होता है, पूरी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल है। नो डाउट कैप्टन साहब, ये समस्या रही है, अगर वो ठीक से काम कर रहे होते तो उनको बीच में हटाया नहीं जाता। 2 साल से जिस तरह से सबको, पूरा पंजाब की सरकार, पूरे पंजाब का मंत्रिमंडल, पूरे पंजाब के विधायक और सरकार का शासन प्रशासन, सब लोग इसी वजह से ही परेशान थे कि वो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं आ पा रहे थे। चाहे उनकी उम्र का हवाला दिया जाए या कोरोना काल में वो थोड़ा सा घबरा गए कि वो बाहर नहीं आए, लेकिन जब आपने जिम्मेदारी ली है और प्रदेश की जनता से आपने एक मैंडेट लेकर के एक जिम्मेदारी वाला पद और गोपनीयता की शपथ ली है, पार्टी के लिए आपने एक जिम्मेदार पद पे आप बैठे हैं पार्टी की तरफ से, तो दायित्व बनता है या तो आप हटिए, जो दूसरे लोग काम करना चाहते हैं, जैसे तमाम लोग जमीन पर लगे रहे। जिस तरह से अगर आप अगुवाई कर रहे हैं किसी प्रदेश की, तो पहले आपको अपनी जान की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, पहले आपको उस सूबे की जनता की परवाह करनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश कैप्टन साहब अपनी उम्र की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से उस काम को नहीं कर पाए। उसी वजह से पंजाब के विधायकों ने उस बात पे जो बार बार उठाया, जो विद्रोह हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि एक बहुत बड़ा समूह उनके खिलाफ, विधायकों का उनके खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं चाहते थे कि वो, क्योंकि उसके बाद भी वो नहीं काम कर पा रहे थे। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें एक संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी देखती है, उसी के हिसाब से। अनुज जी, आपने बोलते बोलते कहा अपने स्वास्थ्य के कारण, किसी कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह जो करना था वो नहीं कर पाए। आपने ये सीधे तौर पर कहा। मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जी है। कुलदीप जी, आपको लगता है कि आपने एक बीमारू नेता को अपने साथ रखकर पार्टी के साथ गठबंधन किया है, बीजेपी खुद को पंजाब में कहां पाती है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि पंजाब के जितने भी विधायक हैं, सभी ने फेयरवेल दी कैप्टन अमरिंदर सिंह को और उनको बोला कि आप बहुत अच्छे थे, उनको रेजोल्यूशन पास किया। और आज आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे, तो पहले आप अपने विधायकों से पूछिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है 2 लोगों की सरकार। अरे भाई, हम विचारधारा वाले लोग हैं, एकात्म मानववाद की विचारधारा पे चलते हैं, संगठन है, यहाँ पे किसी लोगों का शासन, किसी परिवार का शासन नहीं है। तो आप थोड़ा अपनी भूल भुलैया से बाहर आओ, क्योंकि आपको तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द और सोनिया जी के इर्द गिर्द इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और कैप्टन साहब जो हैं, उनके परिवार के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 6वें पातशाह थे, श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उन्होंने वर दिया था। उसके बाद वो सत्ता में आज तक उनका पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चलता है, चाहे आपके साथ मुख्यमंत्री रहे। चलो, आपके उसका कारण जो है वो बताता हूं मैं न्यूज़ 24 के, न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को। कारण ये रहा कि जितने भी आपके विधायक थे जिनको आपने दोबारा टिकटें दे दी, सभी के ऊपर आरोप थे। वो कोई खनन माफिया था, कोई खाली खजाना मंत्री था, कोई कुछ था, सभी लोगों के ऊपर आरोप थे, आपस में लड़ रहे थे वो, और जनता परेशान थी। ये कारण था कि कैप्टन साहब जो थे अपनी सरकार नहीं चला पाए। आरोप नहीं होते, उनके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। अरे भाई, सीबीआई ईडी तो लोगों ने देख लिया।
नोट भर भर के, थैले भर भर के चन्नी साहब के भांजे के वहां से मिले हैं। किसानों को खालिस्तानी बोल अरे खालिस्तानी जो है उनको बोला गया, किसानों को किसी ने खालिस्तानी नहीं बोला गया। जिसने बोला था इंदिरा ठोक दी। आप सभी ने वीडियो देखा। आप कहाँ छोड़ रहे हो? आप तो देखना को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आरोपियों को छोड़ दिया आपने। आप परिवार की बात करते हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता ऐसा नहीं है कि जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई बहू नहीं है जो चुनाव में आपके राजनीतिक माहौल में हो। परिवार की, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो परिवारवाद को आगे लेकर नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। कुलदीप जी, अनुज अत्रे जी, कुलदीप जी, मुझे आपको देखकर लग रहा था कि आप बड़े शांत हैं, लेकिन आपके धीरे धीरे तेवर देखकर ये लग रहा है, आपने जिस तरह से कहा। अनुज जी, आपने अगर इनको बोलते हुए सुना तो इन्होंने कहा चन्नी बनाम हनी एंड मनी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरा मत मेरी हुकूमत जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल, डॉक्टर पूर्वी वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव पाठक, कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, जी हां, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ अनुज अत्रे जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है, हमारे साथ प्रीति चौहान, हमारी अपनी सहयोगी, इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान लगातार आने वाले समय जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएं, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान है जारी। 16 जिले, 59 सीटें। एटा में शाम 5 बजे तक 63% मतदान। जालौन में शाम 5 बजे तक 53% वोटिंग की खबर। फर्रुखाबाद, जी हां, फर्रुखाबाद जहां पर आलू की खेती होती है, 5 बजे तक 61% मतदान। औरैया में शाम 5 बजे तक 58% मतदान की सूचना। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी 59 सीटों पर मतदान जारी। फिर एक बार हम आप सबसे अपील करेंगे, न्यूज इंडिया अपील करेगा कि आप लोगों ने अगर अपने मत का प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया है तो निकलिए। 5 साल बाद ये मौका आया है, 5 साल बाद ये लोकतंत्र का पर्व है जहां पर आपकी अपनी ताकत, यानी कि मेरा मत मेरी हुकूमत, जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज इंडिया अपील करता है। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। राजीव, मेरा सवाल आपसे, पंजाब 117 सीटें, बात करें सुरक्षा की, इस बार एक और बात देखने मिली राजीव, वो ये कि नेताओं पर हमले हुए। पहले सुरक्षा में चूक, भगवंत मान की गाड़ी पर पथराव। आखिर ये सब आपको क्या लगता है, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थे या वाकई ये घटनाएं और जनता में रोष? देखिए, सबसे पहला अगर हम वाक्य की बात करें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उसको चूक का नाम तो दिया गया, लेकिन वो चूक लगती नहीं है। उसकी वजह मैं 2-3 आपको उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जब हमने डिप्टी सीएम ओपी सोनी जी से बातचीत की तो उनका कहना था कि देखिए, मेरी खुद वहाँ ड्यूटी लगी थी, मैंने सारे इंतजाम खुद मॉनिटर किए, मैं वहाँ पे मौजूद था। चूँकि लास्ट मोमेंट में उनका प्रोग्राम चेंज हुआ, इसलिए हो सकता है कि ये चीज़ें हुई। उसके बाद हमने बात की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि कुछ घंटे पहले वो खुद उसी रास्ते से वापस आए थे पटियाला की तरफ। उनका कहना था कि तब वहाँ पे कोई प्रदर्शनकारी या कोई ऐसा कोई गिरोह या कोई ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे बाद जब वहाँ से प्रधानमंत्री गुजरे तो वो वहाँ एकदम से प्रकट हो जाए। यानी कि ये एक सोची समझी चाल थी, वरना प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक होना, मतलब भारत में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन इस तरह की चूक नहीं हुई कि सड़क पे वो बैठे हैं और उनका रूट लगा हुआ है और सामने से दूसरी गाड़ी आ जाती है, प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। जहां तक हम बात करें भगवंत मान की या किसी और नेता के ऊपर हमले, अगर हम उसको नाम दें, हमला एक बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, उनकी सुरक्षा में चूक हम उसको कह सकते हैं। देखिए, ये जब वो किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हर नेता जब जनता के बीच में जाता है तो अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है।
वहां पे अगर 10 लोग हैं तो 5 उनके समर्थक हो सकते हैं और 5 उनके विपक्ष में हो सकते हैं। तो जब वो 5 विपक्ष के लोग उसके किसी नेता के नजदीक जाने का मौका पाते हैं तो अपने हिसाब से विरोध करते हैं। किसी का विरोध का तरीका वायलेंट होता है, किसी का साइलेंट होता है, कोई सिर्फ काले झंडे दिखाता है। जैसे दिल्ली में हमने देखा केजरीवाल जी के ऊपर स्याही फेंकी गई और भी कई तरह के हमले हुए। ये उस तरह के हमले नहीं थे, ये उस तरह के हमले थे कि आपने खुद अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की, आप खुद जनता के बीच में ऐसी जगह गए जहां पे आपको मालूम था कि आपका विरोध होना है और वहां पे आपके खिलाफ अगर विरोध एक वायलेंट उसने अगर रुख अख्तियार कर लिया तो इसमें मेरा मानना है कि ये उन नेताओं की भी इसमें कुछ राजीव अगर थोड़े में समझना चाहें तो क्या ये सहानुभूति बटोरने का एक स्टंट? बिल्कुल सही, जो मैं शायद कहना नहीं चाह रहा था, मगर आपने, चूंकि आप एकदम सीधे पकड़ते हैं, आप घुमा के नहीं पकड़ते, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक इमोशनली वोट कैप्चर करने का एक तरीका था, एक पॉलिटिकल स्टंट था, ये हमारा मानना है। जी राजीव, आपके पास आएंगे। डॉक्टर पूर्वी वर्मा, प्रधानमंत्री जी ने आज आप पर निशाना साधा है और सीधा और सटीक निशाना। बात पंजाब की हो या उत्तर प्रदेश की, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आतंकी एंगल, ये प्रधानमंत्री जी ने पंजाब को नहीं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमेशा बम रखने के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता है। इसके मायने अगर आप समझ पाएंगे तो मैं ये चाहूंगा कि लाखों करोड़ों दर्शक इस समय न्यूज इंडिया देख रहे हैं, जरा आप बता दें कि आप क्या समझ पाएं। जी मनीष जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोदी जी के पास जब एजेंडा ही नहीं है काम का, डेवलपमेंट का, कुछ ऐसे काम ही नहीं किए उन्होंने जो वो जनता को गिनाए चुनाव के दौरान, तो वो ऐसे उल फजूल जलूल जैसी ही बातें करेंगे कि साइकिल का इस्तेमाल होता है और उसका इस्तेमाल होता है। कायदे से तो उनको जनता के बीच में जाके गिनाना चाहिए था। देखिए, हमने इतने कॉलेजेस खोल दिए, इतने स्कूल बनवा दिए, इतने अस्पताल बनवा दिए, इतनी रोडें बनवा दी, इतने बच्चों का हमने भविष्य सुधार दिया, पर क्योंकि वो सारे मुद्दे हैं ही नहीं इनके पास, तो इसलिए इनको ऐसी बेकार की बातें करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इन लोगों की बौखलाहट। बिकॉज अगर काम किया होता है किसी भी सरकार ने, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जब काम किया था सपा सरकार ने, तो उनकी टैगलाइन ही थी काम बोलता है, क्योंकि इतना काम करके दिखा दिया था और लोग जानते भी थे, पहचानते थे कि हाँ भाई इतना काम हुआ है। पर जब हम यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इनके नेता, चाहे वो बाबा जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें करेंगे गुंडागर्दी की, कि वहां पे बम छोड़ दिया और जब साइकिल चला दी, या फिर गुंडों के लिए हमें लाल टोपी वाले गुंडे हैं या जेल। मतलब आप देखिए, एक नकारात्मक राजनीति ये लोग हमेशा करते हैं। रादर देन दैट इनको तो बताना चाहिए था ना कि कितने युवाओं को हमने रोजगार दिया है, एम्प्लॉयमेंट रेट आज कहाँ पे है, कितने बच्चे पढ़ के निकल गए, नौकरी पा गए, या हमारी आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। आपने खुद इस बात को एड्रेस किया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इस आपकी टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, चैनल के माध्यम से, कि मैंने खुद कोरोना के टाइम पे सेकेंड वेव में मैंने दिल्ली में काम किया था 6 महीने एज अ डॉक्टर कोरोना में। तो आप मुझे ये बता दें, जब ये लोग बोलते हैं ना कि हमारी ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, तो मेरा दिल में दर्द होता है इस बात को लेके। बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ प्राउड डॉक्टर हु हैज वर्कड इन कोरोना टाइम, आई कैन से दैट मैंने अपने सामने डेथ्स देखी हैं, जो ऑक्सीजन की सिलेंडर जो कि सिस्टमैटिक फेलियर से हुई थी भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद इनके पास इतनी दे हैव द ऑडासिटी, इतनी हिम्मत है इनकी कि ये बोल दें। डॉक्टर वर्मा, प्रधानमंत्री ने उन्नाव की रैली में कहा वैक्सीनेशन, जी हाँ, वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया में एक आदर्श है, उदाहरण है। आप कह रही हैं कोरोना में काम नहीं हुआ, बीजेपी कहती है बहुत काम बा, यूपी में बहुत काम बा। कोई काम बनाए हम बता ही सकते हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, वैक्सीनेशन अगर होती है ना तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि कोई सरकार देश में वैक्सीनेशन लगा रही है। हम सबके हाथ में यहाँ पे एक निशान है, ठीक है, जो पहले जब BCG का टीका लगता था, इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन में पूरा एक यूनिफॉर्म डॉक्टर वर्मा, जिस निशान की आप बात कर रही हैं, मुझे याद आता है मजाकिया अंदाज में उसे कहा जाता है कि हाँ, तुम्हारी भुजा में चवन्नी लगी है या नहीं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब भी देश में कोई बात आती है पैंडेमिक की, एपिडेमिक की, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है। पर मुझे नहीं याद इतने साल के मेरे करियर में, या मैं अभी हो गई हूँ 30 साल की तो लगभग, मुझे नहीं याद है किसी सरकार ने गिना दिया। डॉक्टर वर्मा, यू ब्रोक योर एज। वैसे आमतौर पर महिलाएं अपनी उम्र बताने में वो अपनी उम्र छुपाती हैं।
Yeah, but you know, in politics and in medicine, they say the more mature you are, the more people trust you. So I'd rather take it as a compliment. I think your voter will trust you. What your leaders are saying. Dr. Verma, I'll come back to you. मैं आता हूं आपके पास। धालीवाल जी, बात करें आतंकवाद की, खालिस्तान की, ये सारी बातें ऐन मतदान के एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले ये सुर्खियों में आ जाती हैं और बाकी मुद्दे छूट जाते हैं। नहीं, देखिए ये मुद्दे जो खालिस्तान का मुद्दा आया, ये कुमार विश्वास जी लेके आए, क्योंकि फाउंडर हैं वो आम आदमी पार्टी के। तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है जब एक फाउंडर बोलता है कि सामने से केजरीवाल जी ने ये बात बोली। उसकी जांच भी हो रही है, वो जांच के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं होना। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है, बहुत गंभीर है। और पंजाब में आपने Y+ कैटेगरी सुरक्षा भी दे दी, यानी जांच हो रही थी, जांच चल रही थी और जैसे ही बोले वैसे ही आपने सुरक्षा भी दे दी। वो गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी क्योंकि उनको धमकियां मिल रही थी और धमकियां मिलने के कारण ही उनको सुरक्षा मिली। लेकिन मुद्दा ये है कि उनका कोई भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का, मैंने आपके चैनल पे भी ये कल बोला था कि एक आम आदमी के प्रवक्ता थे, मैंने कहा भाई तुम बोल दो खालिस्तान मुर्दाबाद। मैं एक सिख होकर कहता हूं कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम भारत के साथ हैं। ये क्या मतलब, तुम लोग बोल भी नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल जी तो छोड़ो, उनका कोई प्रवक्ता नहीं कह पाता खालिस्तान मुर्दाबाद। तो इससे कोई भी आपका दर्शक ये समझ सकेगा कि कितने बड़े पैमाने पर उनका जो साठगांठ है वो रेफरेंडम 2020 के साथ था और 6 फॉर जस्टिस के साथ था, इसलिए वो बोलते नहीं। तो ये बात मुद्दा इसलिए गंभीर हो जाता है। और पंजाब देश की रक्षा बाजू है, और पंजाब अगर गलत हाथों में चला गया तो वो देश के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसलिए खालिस्तान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे को हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि इसको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़े। जैसे केजरीवाल जी ने बोला कि मैं स्वीट आतंकवादी हूं। स्वीट आतंकवादी क्या होता है भाई? आप स्कूल की बात करो, शिक्षा की बात करोगे, उसके बाद देश को बांट दोगे। ये तो पहले पुराने समय में डाकू भी यही करते थे, वो डाका डालते थे, फिर गरीबों में थोड़ा चंदा बांट देते थे, बाकी पैसा ले जाते थे। तो फिर ऐसे हैं आप? मतलब ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप अलगाववाद के साथ हैं या राष्ट्रवाद के साथ हैं। विवेक जी, आपने जिस बात का जिक्र किया कि वो डकैती डालते थे और गरीबों में बांट देते थे, मुझे ऐसा लगता है उन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है। नहीं, देखिए रॉबिन हुड और ऐसे, मैं वही बात बोल रहा हूँ, थे तो डाकू ही। जहाँ पहले कोई हमारे पंजाब में भी बड़े डाकू, जग्गा डाकू और बड़े नाम हैं, जौना मौत डाकू, ऐसे डाकू हैं पंजाब में जो लोगों के गरीबों की शादियां करते थे। तो फिर आप डाकू हैं तो केजरीवाल जी कह दें कि मैं डाकू हूँ, बस बात खत्म हो गई। मतलब एक बार आप लोगों को स्कूल की बात करेंगे, शिक्षा के मुफ्त देने की बात करेंगे, जब फ्री में आपके पास कुर्सी आ जाएगी तो आप खालिस्तान के साथ बैठ जाओगे। तो इसके ऊपर पंजाब के अब मतदाता जो है वो इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है। और वो गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि आखिर आतंक का दंश जो पंजाब ने झेला है, आतंकवाद का जो दौर लगभग 2 दशक तक पंजाब ने झेला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर अगर याद करें तो सिहरन हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर। हमारे साथ अनुज अत्रे जी। अनुज जी, 2017 में पंजाब, जी हां, आपको मिला। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव, चुनौती सबसे बड़ी पंजाब को बचाने की। इसके अलावा आपको और क्या दिखाई देता है? नहीं, इसके अलावा बिल्कुल दिखाई देता मनीष जी। 5 प्रदेशों की सरकार में 2017 के भी आपको याद होगा कि जिस तरह से गोवा में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में उभर के आई थी और सरकार बनाने का अधिकार हमारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपना संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग अपने हित में और दुरुपयोग जनता के हित में करने का शुरुआत गोवा से की थी। किसी को नहीं, लोग जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस को इन्होंने सत्ता में रोक करके। अनुज जी, मुझे याद आता है, आप गोवा का जिक्र कर रहे हैं, 2017 में आपके प्रभारी थे दिग्विजय सिंह। सबसे ज्यादा सीटें पाकर भी आप लोग सरकार नहीं बना पाए। अनुज जी, देखिए यही मैंने बताया ना, किस तरह से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के माध्यम से और राजभवन का दुरुपयोग करके जो है भारतीय जनता पार्टी को रातों रात शपथ दिला दी। पारीकर साहब ऊपर सुधार चुके हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखा है कि किस तरह से अनैतिक तरीके से सत्ता ली गई। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और गोवा की जनता भूली नहीं है उस दंश को कि उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया था सरकार बनाने का, लेकिन उन्होंने अनैतिक तरीके से सत्ता ली। अब वो चीज गलती गोवा की जनता दोबारा इनको करने नहीं देगी। गोवा में कांग्रेस की आ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ रही है।
मणिपुर में हमारी गठबंधन की बनेगी। और आपको मैं एक बड़ा खुलासा आपके चैनल से कर देता हूं, जिसको सब लोग आप सबसे ज्यादा यूपी मत बोल दीजिएगा। कमजोर के लिए ख्याल अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनने वाली है। आज आप लिख लीजिए मेरी। डॉक्टर पूर्वी वर्मा, आपके चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूं मैं जी। अनुज अत्रे कह रहे हैं कांग्रेस के बगैर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सरकार नहीं बनेगी। अगर कोई चाहे कि कांग्रेस में बीजेपी को दूर रखकर अगर सरकार बनाना है तो वह सरकार कांग्रेस के बगैर नहीं बन पाएगी। यूपी में देखिए, ये तो कांग्रेसियों को समय ही बताएगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। हाँ, उसके बाद कांग्रेस की अगर कुछ सीटें आती हैं तो कांग्रेस का मोस्ट वेलकम है कि आप अगर अच्छी चीज के लिए समर्थन देना चाहते हैं और तो यू कैन कम, बट मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। अनुज जी, आपको न्योता भी आ गया। अनुज जी, न्योता भी आ गया। 10 मार्च के पहले आपको न्योता आ गया। सरकार तो देखिए, हम लोग वैसे भी समाजवादी पार्टी बना ही रही है। हमारे हाथ जुड़े हैं आपसे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 दशकों से आपकी सरकार का समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों की जो है सरकार का दर्श झेला उत्तर प्रदेश ने। अब जरा उनको वापस विकास की बात करने दीजिए। आज 3 दशकों से जो विकास का जो एक जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है, जो जंगल राज उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, जो जातवाद जनतावाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की देन है उत्तर प्रदेश की जनता को, जो धर्म के आधार पर जो विष घोला गया है, उन सब चीजों से उभरने दीजिए। प्रियंका जी ने जो लड़ाई लड़ी है, पूर्वी जी आपको भी आना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आधी आबादी की लड़ाई लेकर के लड़ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश आपकी 4 बार सरकार रही है। सुन लीजिए, मेरे नेता ने तो मैं लड़की हूँ तो मुझे उतार दिया है। मेरे नेता ने तो मुझे ऑलरेडी उतार दिया है। तो ये नहीं पूछा था तुम लड़की हो कि लड़ सकती हो, उन्हें विश्वास था लड़ लेगी। मैं तो पहले उतरी हुई हूँ मैदान में। देखिए सरकार में देखिए अनुज जी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे नेता ने तो मुझसे पहले ही बात कर लिया है, मुझे पहले ही उतार चुके थे। अब हम तो बोल रहे हैं कि आपको बाद में आ जाना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी है एकमात्र जो एक्चुअली होल्ड करती है आज की तारीख में यूपी में। वो उससे मुक्ति दिलाने का आपको काम करना चाहिए। जो 2012 से 17 में जो उत्पीड़न हुआ है, उसको 17 से 12 में बीजेपी ने जो बढ़ाया है, मुझे लगता है आपको भी कांग्रेस का साथ देकर के महिलाओं को उत्पीड़न से बाहर आकर के नेतृत्व की एक भूमिका में साथ देना चाहिए। आज महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरे देश के जितने मुकदमे हैं, आधे मुकदमे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और ये केवल इन 5 सालों में नहीं हुआ, इन 5 सालों में निश्चित तौर पे आगे बढ़ा है, लेकिन इन 3 दशकों में आपकी सरकार का उसमें योगदान रहा है। आपकी पार्टी का उसमें बहुत बड़ा। तो हम चाहते हैं आप पढ़ी लिखी हैं, एक डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे, आप एक पॉजिटिव बात करें। मैं चाहता हूँ कि आज अनुज जी सामने न्यूज इंडिया के सामने आप घोषणा कीजिए कि मैं लड़की हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ। और एक डॉक्टर वर्मा, इंडिया के सवाल का मकसद लड़ना लड़ाना नहीं। तो मैं ये साफ कर दूं कि लड़ सकती हूँ का मतलब दर्शक ये ना निकाले कि इंडिया के सवाल में लड़ा जा रहा है। डॉक्टर वर्मा, मनीष जी बस एक मिनट, मनीष जी मैं इतना कहना चाहती हूँ। अजय जी, अनुज जी आप मुझे बोलने दीजिए एक बार। अनुज जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए, महिला को बोलने तो दीजिए। आप लोग इतना बोलेंगे तो महिलाएं बोलेंगे कैसे? खाली टैगलाइन लगाने से नहीं होता ना। सुन तो लीजिए मेरी बात। आपका जो इन्विटेशन था, थैंक यू फॉर दैट। पर मैं कहना चाहती हूँ, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को पहले ही बहुत मौका दे रखा है और मुझे वो समझते हैं पढ़ी लिखी लड़कियों को, युवाओं को उतारना होगा राजनीति में, इसलिए वो पहले ही वो कदम उठा चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी लोगों के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी विचारधारा पे कि हम लोग जो जनता की लड़ाई है वो काफी टाइम से लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी बखूबी लड़ते रहेंगे। मुझे उसके लिए पार्टी की या किसी और की जरूरत नहीं है। बात करना चाहूंगा, देखिए फैक्ट की बात, दर्शकों को भी याद दिला दें। मुझे लगता है अनुज जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री, मैंने आपकी प्लीज थोड़ा सा महिला होने के नाते आप अनुज जी, डॉक्टर वर्मा, आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास एक मजबूरी है, हमारे मेहमान जो पंजाब से आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनको कहीं जाना है, तो मैं एक सवाल उनसे, आखिरी सवाल लेकर फिर आप लोगों के पास आता हूं। धालीवाल साहब, पंजाब में बीजेपी की स्थिति ये सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन है। ऐसे में जो रुझान आए, जो सर्वेज हुए, उसमें बीजेपी कहीं बहुत ज्यादा कुछ करती दिखाई नहीं दे रही।
देखिए, जब शुरुआत में रुझान आए तो आपने देखा होगा 0 से 3 सीट से शुरुआत हुई थी। तो चुनाव आते, वोटिंग आते आते मतलब 0 से 3, फिर 3 से 8, फिर 8 से 15, फिर आजकल 15 से 26, मतलब हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखाते हैं आपके सर्वे, लेकिन बात सर्वे की नहीं है, बात वहाँ पे ग्राउंड की है। ग्राउंड के ऊपर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए लोगों को डबल इंजन की सरकार ही चाहिए। ये लोगों ने देख लिया है कि लारे नहीं चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। और ये बात आज गांव-गांव में, पहले तो कहते थे बीजेपी का कोई झंडा नहीं पकड़ेगा, बीजेपी का कोई उम्मीदवार ही नहीं आएगा, बीजेपी का कोई पोल बूथ ही नहीं लगेगा। आप देखिए आज उत्सव में, चुनाव उत्सव में सभी जगह पे हमारे प्रत्याशी है और पूरे जोश में मतलब जो है मतदाता वोट कर रहे हैं। तो ये सर्वे जो है 10 तारीख को मैं आपके साथ बैठूंगा तो फिर बात करेंगे। ये सारे सर्वे हम जुटलाएंगे और डबल इंजन की सरकार पंजाब में बनाने वाले हैं। जी, 10 मार्च को आप अभी से वादा करके जा रहे हैं। आज के इस पैनल में खास बात ये देखने मिली, तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण, और यहाँ पैनलिस्ट 10 मार्च की सारी बातों को भांपते हुए, जैसे डॉक्टर वर्मा ने न्योता दे दिया अनुज यात्रे को, आ जाइए हमारे साथ, धालीवाल साहब कह दिए कि पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं, जीत के करीब पहुंच रहे। तो इस तरह की भविष्यवाणियां, मुझे ऐसा लगता है कि यह हाइपोथेसिस है। 10 मार्च का इंतजार करना होगा। पंजाब में अब भी मतदान जारी है। धालीवाल साहब, आप हमारे साथ आए, आपने अपनी पार्टी की बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ बाकी मेहमान बने, राजीव पाठक, हमारे साथ अनुज अत्रे, डॉक्टर पूर्वी वर्मा और हमारी संवाददाता प्रीति चौहान। डॉक्टर वर्मा और अनुज अत्रे, मैं आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। अनुज जी, मेरी अपनी सहयोगी पंजाब में, चलिए आप दोनों अपनी बात रखें, जो मैंने आपको रोका था आप लोग अपनी बात रखें, तो मैं प्रीति और राजीव के पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। नाउ फोरम इज ओपन फॉर अनुज अत्रे एंड डॉक्टर पूर्वी वर्मा। मैं मनीष जी बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि बात बीच में रुक गई। बहुत अच्छी बात चल रही थी। मैं पूर्वी जी को यही याद दिलाना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी उपलब्धि इन 5 सालों में क्या रही। आज प्रधानमंत्री जी उन्नाव में थे तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुलदीप सेंगर के विषय में बोलते। तो ये इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक चेहरा रहा है, ये किसी ने नहीं भूला। हाथरस कांड किसी को नहीं भूला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यवश आपकी जो 5 साल की सरकार रही थी, तो आपके पास भी गायत्री प्रजापति जैसे नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे, जिनको आपकी सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पूरा संरक्षण प्राप्त दिया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को इन चीजों से मुक्ति मिले। जो प्रियंका जी ने जो बीड़ा उठाया है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केस, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि आधे 50% से ज्यादा केसेस यूपी से आ रहे हैं। उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? अनुज जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो चले गए, बीजेपी के प्रवक्ता चले गए। डॉक्टर पूर्वी वर्मा है, उनसे जवाब ले लेते हैं क्योंकि मुझे इंडिया का सवाल खत्म भी करना है। डॉक्टर वर्मा, आप पर भी छींटे उड़ रहे हैं। मनीष जी, मैं अनुज जी के सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूंगी कि अब हम लोगों ने नई प्रतिज्ञा, नया प्रण लिया है, क्योंकि हम लोगों ने भी देख लिया है कि पिछले 5 साल में एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, महिलाओं के प्रति जो शोषण हुआ है महिलाओं का, और जो केसेस बढ़े हैं रेप के बाद मर्डर के। ये एक चैलेंज आया है नया, जिसमें देखा गया है बच्चियों के साथ बलात्कार होता है महिलाओं का, उसके बाद उन्हें मार डाला जाता है। पहले ये नहीं होता था, मारा नहीं जाता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को, हमारे जो मुखिया हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जाहिर किया है। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको अनुज जी बताना चाहूंगी, उससे पहले कुछ नहीं था। हमारे मैनिफेस्टो से बाहर हट के अखिलेश जी ने 1090 का प्रावधान दिया था। 1090 हेल्पलाइन इसलिए थी कि अगर कोई बच्ची परेशान है, महिलाओं को पीछे अगर लड़के उनको स्टॉक कर रहे हैं, तो वो बिना किसी को बताए, क्योंकि कभी कभी घर वालों को भी नहीं बताया जा सकता, वो हेल्पलाइन पे दबाती थी उस नंबर को और तुरंत एक्शन होता था। 100 नंबर का प्रावधान भी अखिलेश जी ने दिया। बच्चियों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो प्रावधान था वो अखिलेश जी ने दिया। तो ये उनका विजन है, ये ही इज अ विजनरी पर्सन, वो दिखाता है। यूं ही कोई वो ऐसे नहीं है कि अनपढ़ नेता हो, इज अ वेरी डॉक्टर पूर्वी वर्मा, आप अपने पार्टी सुप्रीमो के विजन को बात कर रही हैं, लेकिन आप टेलीविजन पर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 10 मार्च तक हमें इस विजन का इंतजार करना होगा। डॉक्टर वर्मा, बस एक बात बोल के खत्म करूंगी अपनी बात को। मैं टीवी के, आपके चैनल के माध्यम से अभी जो अगर वोटर बचे हुए हैं वोट देने को, उनसे भी मैं इस बात के लिए अपील करूंगी और उनसे कहूंगी कि आप अभी भी जाके वोट करें, अपना मतदान दें, लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं और अपने ऐसी सरकारें चुने जो आपके भविष्य की रक्षा करें। इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। डॉक्टर वर्मा, आप बनी रहें। प्रीति चौहान, प्रीति, किसानी कितना बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दिया पंजाब में?
क्या एक बार फिर से सवाल पूछेगा? किसानी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा आपको लगा पंजाब में? जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो खेती किसानी पर ही निर्भर हैं और हम लोग यहाँ के लोगों को किसान ही मानते हैं। मतलब जब हम सब कवर कर रहे थे किसान आंदोलन, उस समय हमने देखा था किसानों के मुद्दे क्या क्या रहे हैं। और इस चुनाव में भी, पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी लगातार जो राजनीतिक पार्टियां रही, उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों को साधने की कोशिश भी की है। उनका जो विश्वास है, जैसे कि बीजेपी पार्टी के भाजपा पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपना विश्वास किसानों के ऊपर से खो दिया था, उन्होंने वापस गेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाबत यहाँ के लोग उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी पूरे पंजाब के लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम सबको पता है कि पंजाब खेमे में किस तरीके से उधड़-बुन चल रही है। एक ही खेमे में एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लगातार सुबह शाम छीटाकसी का दौर जारी है। तो ऐसे में पंजाब के लोग पंजाब में कांग्रेस की दिक्कत यह है कि व्यक्ति लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। राजीव, लास्ट कमेंट। देखिए, कांग्रेस ने किसानों का आपने मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने किसानों का पूरा समर्थन किया, यहां दिल्ली में भी और पंजाब में भी। मगर अगर कांग्रेस को कोई चीज ले डूबेगी तो जो आपने मुद्दा दिया, बिल्कुल वही कांग्रेस का अंतरकलह ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। विकास एक मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, लेकिन आपसी कलह ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नासूर बनेगा। और यही चीज बिल्कुल क्लियरली एक लीडरशिप में सामने लेके जाना आम आदमी पार्टी के लिए कि केजरीवाल दिल्ली में और भगवंत मान पंजाब में वो क्लियर थे, शुरुआत से क्लियर थे उन्हें क्या करना है, यही उनकी स्ट्रेंथ बन के आ रही है। जी, राजीव पाठक, प्रीति चौहान, अनुज अत्रे जी, डॉक्टर पूर्वी वर्मा, आप सब इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए, आपने अपनी अपनी बात रखी। पंजाब में, जी हाँ, पंजाब 117 सीटें, उत्तर प्रदेश 59 सीटों पर अब भी मतदान जारी है। 10 मिनटों का वक्त बाकी है। ऐसे में हम फिर एक बार आप सबसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप जाइए, घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जीत के अपने अपने दावे हैं। हर पार्टी और सियासी दल कहता है सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी नितिशा बंसल।